नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकारों को देखने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे मैसेज आए थे कि समसामयिक कलाकार भी बीच बीच में पढ़ाते रहिए। आप सब जानते हैं TGT की वैकेंसी आ चुकी थी और आर्ट के सेगमेंट में जो है आर्ट के खाते में कुल मिलाकर के 148 पद आए हैं। अगर 148 में आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए रणनीति बनानी होगी। रणनीति बना के ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किन लोगों का होता है आप जानते हैं? जो ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ पर डे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पर डे नया करते हैं, तब जाकर के उनका काम बन पाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सीरियसली लगे हैं और बहुत जल्द ही आप रिजल्ट दे करके जो है संस्था का मान सम्मान बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं आज के समसामयिक वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकार। पहला नाम ज्योति भट्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ज्योति भट्ट 1934 ईस्वी की एक अच्छी कलाकार रही हैं। अगर इनकी बात करते हैं बेटा तो इनका जन्म कई बार पूछा गया है। ज्योति भट्ट का जन्म कहाँ होता है? तो 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में होता है। भावनगर गुजरात में ज्योति भट्ट जी का जन्म होता है। अच्छा, क्वेश्चंस अगर जन्म से बना है तो क्वेश्चंस इनके शिक्षा से भी बनेगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से बनता है कि ज्योति भट्ट ने सन 1954 ईस्वी में कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बेटा MS विश्वविद्यालय है बड़ौदा में, वहीं से ये कला की शिक्षा प्राप्त करती हैं। कब जो है कला की शिक्षा प्राप्त करती हैं? 1954 में। 34 में जन्म होता है। 20 साल बाद ये कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए MS विश्वविद्यालय आ जाती हैं बड़ौदा में। आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। ज्योति भट्ट को राष्ट्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति किसने दिया? तो बेटा ज्योति भट्ट को राष्ट्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति जो है प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार से जो है छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। उसके बाद ज्योति भट्ट जो है प्रिंट बनाने की कला कहाँ से सीखने जाती हैं? इटली जाती हैं। इटली से प्रिंटिंग का काम सीख करके भारत वापस आती हैं। आगे कहा जाता है कि ज्योति भट्ट रॉकफेलर फाउंडेशन ट्रैवल ग्रांट कब प्राप्त होता है? तो बेटा ज्योति भट्ट को रॉकफेलर या फिर रॉकफेलर फाउंडेशन ट्रैवल ग्रांट कब प्राप्त होता है? 1965 ईस्वी में प्राप्त होता है। हालांकि क्वेश्चंस बहुत जटिल है, इतना टफ नहीं पूछ पाएगा। इतना पूछ सकता है कि ज्योति भट्ट को किस सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा या कौन सी संस्थान के द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया, या ये कहाँ से जो है शिक्षा ग्रहण किए, या इनका जन्म कहाँ पे हुआ, या फिर इन्हें फेलोशिप कहाँ से मिली। तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर डीप में जाए तो ये क्वेश्चंस भी बना सकता है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस और बन सकता है। तो बेटा ज्योति भट्ट को JRD थर्ड फाउंडेशन अवार्ड भी मिलता है। तो JDR थर्ड फाउंडेशन अवार्ड किससे मिलता है? JDR थर्ड फाउंडेशन अवार्ड जो है ज्योति भट्ट जी को मिलता है। कब मिलता है? 1866 नहीं बेटा, इसे 1966 कर लीजिए। 1866 में नहीं, क्योंकि जब इनका जन्म ही 1934 ईस्वी में होता है तो कैसे इन्हें प्रीवियस में डाटा मिलेगा? तो बेटा ये 1966 है, ठीक है। तो इसे 1966 कर लीजिएगा, इतना याद रखिएगा। थोड़ा बहुत गलतियां हर बुक में होती हैं, ऐसे ही आपको पकड़ना होता है। तो ये 1966 कर लीजिएगा, ठीक है। 1965 में ये रॉकफेलर फाउंडेशन ट्रैवल ग्रांट पाती हैं, और जो है 1966 ईस्वी में इन्हें जो है JDR थर्ड फाउंडेशन अवार्ड भी मिल जाता है। आगे बात करते हैं कि ज्योति भट्ट किस प्रकार की कलाकार हैं। बेटा ज्योति भट्ट जो है किस प्रकार की कलाकार हैं? तो कहा जाता है कि ये एज अ प्रिंट मेकर हैं। एज अ प्रिंट मेकर, प्रिंट मेकिंग के रूप में सिद्धहस्त हैं। ये तो बात हो गई इनके जन्म मृत्यु के अभी जन्म से बात हुई, और जन्म के साथ इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, कौन सा अवार्ड जीता, भारत सरकार कब इन्हें फेलोशिप देती है, और मूल रूप से एक किस प्रकार की कलाकार है। ये तो इस पे बात हो गई। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु भी देखना जरूरी हो जाता है, उसे देखते हैं। तो स्मरणीय बिंदु में आता है ज्योति भट्ट की प्रदर्शनियां कहाँ कहाँ लगती हैं। बेटा ज्योति भट्ट की जो प्रदर्शनी लगती है वो मुंबई में लगती है।
बड़ौदा में लगती है, नई दिल्ली में लगती है, पोलैंड में लगती है, इटली और जर्मनी में लगती है, साथ ही फ्रांस में लगती है, प्रिंट विनाले में लगती है, अहमदाबाद में लगती है और एक प्रदर्शनी इनकी जापान में भी लगती है। तो जापान में भी किसकी प्रदर्शनी लगी है? ज्योति भट्ट की लगी है। भावनगर गुजरात में जन्म होता है 1934 में। ठीक है, तो ये इनकी प्रदर्शनियां हो गई। अब प्रदर्शनी के बाद इनके चित्र कहाँ पे संग्रहित हैं ये भी याद रखना पड़ता है बेटा। हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे, क्योंकि हमें लग रहा है कि हैदराबाद म्यूजियम हैदराबाद जरूर पूछेगा कि किसका चित्र यहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ज्योति भट्ट के चित्र संग्रहित हैं, कहाँ पे संग्रहित हैं बेटा? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में भी सुरक्षित हैं, हैदराबाद म्यूजियम हैदराबाद में भी सुरक्षित हैं, बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में भी सुरक्षित हैं और उसके साथ साथ ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में भी इनके चित्र सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्छा, ज्योति भट्ट के और कहाँ डाटा रखे हुए हैं? तो बड़ा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में भी इनके डाटा सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके साथ साथ एक गैलरी और है, उफीजी जो है प्रिंट गैलरी, फिजी प्रिंट गैलरी मूल रूप से है, वहां पे भी ज्योति भट्ट के चित्रण रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि एक ही डाटा पूछा जाएगा, बड़ौदा संग्रहालय गुजरात या फिर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, किसका चित्रण रखा हुआ है? तो ज्योति भट्ट का चित्रण रखा हुआ है। ये तो बात बन जाती है ज्योति भट्ट से। उसके बाद एक नाम और देखना बहुत जरूरी होता है, गुलाम मोहम्मद शेख का। 1937 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है बेटा? तो सुरेंद्र नगर में होता है, सौराष्ट्र का बेल्ट होता है। सौराष्ट्र आप जानते हैं कहाँ पे पड़ता है। 1937 में इनका जन्म होता है। गुलाम मोहम्मद शेख कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? तो ये भी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त करते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख किस ग्रुप के सदस्य थे बेटा? तो ग्रुप 1890 जो बनता है उसमें गुलाम मोहम्मद शेख अग्रणी भूमिका में नजर आते हैं। आगे बात करते हैं तो पूछा गया कि गुलाम मोहम्मद शेख किस कला विद्यालय में अध्यापक थे बेटा? तो गुलाम मोहम्मद शेख जो है वो कौन से कला विद्यालय में? तो MS विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर रहे हैं। आगे, गुलाम मोहम्मद शेख किस पत्रिका के संपादक रहे हैं बेटा? तो गुलाम मोहम्मद शेख जो है पत्रिका संपादित करते थे, वृश्चिक कला पत्रिका। वृश्चिक कला पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है। अच्छा, अभी एक बात सामने आया 1890 का। बेटा ग्रुप 1890 होता क्या है? तो ग्रुप 1890 भावनगर गुजरात में एस्टेब्लिश हुआ था, आप जानते होंगे। जगदीश स्वामीनाथन उसे एस्टेब्लिश करते हैं। कौन? जगदीश स्वामीनाथन उसे जो है एस्टेब्लिश करते हैं, स्वामीनाथन। और उसका काम क्या था बेटा? तो उसका काम ये था कि जो है वो प्रस्तावना ला के आता है, आकटे पियाज लाते हैं, जयराम पटेल इसके सचिव बनाए जाते हैं, 12 कलाकार इसमें जो है एस्टेब्लिश होते हैं और जय पांड्या के घर में एस्टेब्लिश होता है। जवाहरलाल नेहरू आते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं। लेकिन इसका मुख्य काम यही था कि कलाकारों को किसी भी तरह से जो है कोई भी असुविधा ना हो, किसी तरह से कला को और बढ़ावा दिया जा सके, ये इनका काम था। और 12 सदस्यों में शामिल कौन था? जयराम पटेल, राघव कनेरिया, एंकर बाबन, SG निगम, हिम्मत शाह, बालकृष्ण पटेल, JP नड्डा, जेरप्पा नायडू, बेटा नड्डा नहीं, जेरप्पा नायडू हो गए, ज्योति भट्ट हो गए, राजेश मेहरा हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, हरि अंबिका दास गावड़े हो गए और जो है जगदीश स्वामीनाथन हो गए। तो इतना नाम था। जगदीश स्वामीनाथन इसके स्थापत्य में से एक होते हैं 1890 वाले के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, वृश्चिक पत्रिका कौन निकालता है? गुलाम मोहम्मद शेख जी निकालते हैं। कौन जो है पेंटर भी है, कवि भी है, चित्रकार भी है, कला समीक्षक भी है और प्रिंट मेकर भी है, साथ ही इतिहासकार भी है। तो ऐसा जो है क्या कहा जा सकता है उसके लिए? एक ही शब्द कहा जाए तो गुलाम मोहम्मद शेख जी हैं बेटे। ऐसे प्रतिभा के धनी गुलाम मोहम्मद शेख जी हैं। वो कवि भी हैं, प्रिंटकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, कला समीक्षक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, पेंटर भी हैं। तो ऐसी प्रतिभा के धनी गुलाम मोहम्मद शेख जी हैं। गुलाम मोहम्मद शेख आप जान ही चुके हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कहाँ होता है? सौराष्ट्र में होता है। कब होता है? 1937 में होता है। 1890 के ये भी सदस्य रहे हैं। किस कलाकार की पेंटिंग शहर बिकाऊ है बेटा? तो शहर बिकाऊ है पेंटिंग इतनी बार पूछी गई है, गुलाम मोहम्मद शेख की अच्छी रचना मानी जाती है। आगे, कौन कलाकार अपने चित्रों में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग किया करता था? बेटा अपने चित्रों में वर्णमाला का प्रयोग सबसे ज्यादा गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा किया गया है। शहर बिकाऊ है चित्र के केंद्र में किस फिल्म का जो है दिखाया गया है बेटा? तो वो फिल्म होती है सिलसिला फिल्म। सिलसिला फिल्म को शहर बिकाऊ है के बीच में दर्शाने का प्रयास गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है।
आगे, शहर बिकाऊ है नामक चित्र को शेख ने कब पूर्ण किया था बेटा? तो 1981 में बनाना स्टार्ट करते हैं, 84 तक बनाते हैं। तो सन 1981 से 1984 तक गुलाम मोहम्मद शेख जी इस पे जो है काम करते हैं, शहर बिकाऊ है। तो 1981 से 1984 तक ये डाटा चलता है। उसके बाद स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं बेटा, गुलाम मोहम्मद शेख के मुख्य चित्र कौन से हैं? जैसे आप जानते हैं शहर बिकाऊ है, बहुत फेमस है, शहर बिकाऊ है। फांतासी और यथार्थ, मनुष्य, बोलती सड़कें, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है बेटा। स्पीकिंग स्ट्रेट किसकी रचना है? तो ये भी गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। साथ में लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, ये भी किसकी रचना है? तो ये भी बेटा मूल रूप से गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। सौराष्ट्र महा, ठीक है, सौराष्ट्र वाले गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। एक डाटा और है स्वप्न। स्वप्न किसने बनाया है बेटा? तो स्वप्न को भी गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डाटा और देख लेते हैं, किसके बारे में? इसके बाद हम लोग देखेंगे सतीश चंद्र गुजराल के बारे में। 1925 में इनका जन्म होता है। सतीश चंद्र गुजराल का जन्म कहाँ हुआ बेटा? तो पंजाब में होता है 1925 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, पूछा गया सतीश चंद्र गुजराल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बेटा कला की शिक्षा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल जी कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और कला की शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस कॉलेज में अध्यापक बनाए जाते हैं? तो शिमला स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल जी एज अ टीचर का काम कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया कौन कलाकार मूक बधिर है? बेटा मूक बधिर के रूप में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं सतीश चंद्र गुजराल जी, लेकिन इनकी रचनाएं अच्छी हैं। हालांकि इनके भाई प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आप जानते हैं इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बन चुका है कि इस कलाकार का जो है भाई भारत का प्रधानमंत्री रहा है। सतीश चंद्र गुजराल प्रधानमंत्री भाई का क्या नाम है बेटा? इंद्र कुमार गुजराल उनका नाम है। आगे बात करते हैं, तो पूछा गया सतीश गुजराल किस कला के सिद्धाहस्त हैं बेटा? तो भित्ति चित्रणकारी, यानी दीवारों पे चित्रण का कार्य बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो भित्ति चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, ख्याति प्राप्त हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज किस भारतीय कलाकार को मैक्सिको भेजा? तो बेटा मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज ने मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल को मैक्सिको भेजा था। याद रखना होगा, सतीश चंद्र गुजराल इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं। आगे क्वेश्चंस बनता है कि डेविड सेक्विरोसस और डियोग रेविस अरोक्जियो से कौन कलाकार प्रभावित रहा है बेटा? तो डियोगजो रेविस से भी और डेविड सेक्विरोसस से भी मूल रूप से प्रभावित रहे हैं। वो इंद्र कुमार गुजराल के भाई कौन? सतीश चंद्र गुजराल प्रभावित रहे। आगे बात करते हैं, तो पूछा गया कि सतीश चंद्र गुजराल की कला प्रदर्शनी कहाँ कहाँ आयोजित की गई है? बड़ा न्यूयॉर्क में हुआ है, लंदन में हुआ है और पेरिस में हुआ है। तो पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क 3 जगह इनकी प्रदर्शनियाँ बहुत अच्छे से लगी हैं, याद रखना होगा। आगे पूछा जाता है सतीश चंद्र गुजराल अपना स्टूडियो कहाँ खोलते हैं बेटा? तो अपना स्टूडियो नई दिल्ली में खोलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। एक रचना इनकी बहुत पूछी जाती है, लाला लाजपत राय, ये इनकी रचना है, बहुत अच्छी रचना है बेटा, बहुत फेमस हुए हैं। लाला लाजपत राय हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, मिर्जा गालिब हो गया, इनका चित्रण मूल रूप से किस भारतीय कलाकार ने किया है? तो सतीश चंद्र गुजराल ने इन सभी को बनाने का काम किया है। लाला लाजपत राय बहुत बार क्वेश्चंस घुमा सकता है बेटा, तो हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले, याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, पूछा गया सतीश चंद्र गुजराल अमेरिका में कितनी प्रदर्शनियां करते हैं बेटा? तो अमेरिका में सतीश चंद्र गुजराल की 10 प्रदर्शनियां लगती हैं, याद रखना है। किस भारतीय कलाकार को ऑर्डर ऑफ क्राउन की उपाधि मिलती है बेटा? ऑर्डर ऑफ क्राउन की उपाधि किसे मिलती है? तो सतीश चंद्र गुजराल को मिलती है, सतीश चंद्र गुजराल को मिलती है। आगे बात करते हैं बेटा सतीश चंद्र गुजराल के बारे में और क्या पूछा जा सकता है? तो कहा गया है कि सतीश चंद्र गुजराल सन 1954 ईस्वी में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगाते हैं? तो इंडिया हाउस में लगाते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने सतीश चंद्र गुजराल को कौन सा पुरस्कार दिया था बेटा? तो स्वर्ण पदक के रूप में इन्हें नवाजा जा चुका है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो है सतीश चंद्र गुजराल की अच्छी रचनाएं हैं, कौन कौन सा चित्रण बनाया है, ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे इनकी एक रचना पूछी जाती है, आदमी, सेलिब्रेशन, जश्न आज़ादी, संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, मैक्सिकन नारी, शक्ति और गणेश, मैक्सिकन नारी, परिवार, कला चांद, बिलाप, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल ने बनाए। मोहनजोदाड़ो की बात क्या आता है बेटा? हार्स, ये घोड़ा बहुत बार पूछा गया। हार्स मूर्ति हो, मॉर्निंग हो, मेडिटेशन हो, ये भी मूर्ति है, आंधी के अनाथ हो, मोहनजोदाड़ो हो, कृष्ण मेनन हो, मूल रूप से रचनाएं किसकी हैं? तो इस सभी को सभी जो है सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया है। जन्म 1925 में होता है, पंजाब बेल्ट में होता है। इतना डाटा आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके
उसके बाद एक नाम और पढ़ लेते हैं बेटा, कृष्ण रेड्डी का। कृष्ण रेड्डी 1925 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पे होता है बेटा? आंध्र प्रदेश का बेल्ट होता है, 1925 में वहीं पे जन्म होता है। कृष्ण रेड्डी कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? तो शांति निकेतन कोलकाता से मूल रूप से कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कृष्ण रेड्डी के कलागुरु कौन है बेटा? दो नाम आते हैं, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। कृष्ण रेड्डी ग्राफिक कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? तो ग्राफिक कला के लिए पेरिस जाते हैं, वहाँ से सीख करके आते हैं। कृष्ण रेड्डी ललित कला महाविद्यालय मद्रास में किस पद पे थे बेटा? तो ललित कला महाविद्यालय मद्रास में विभागाध्यक्ष के रूप में भी ये जो है उस पद को सुशोभित कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया कृष्ण रेड्डी को भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया बेटा? तो पद्म भूषण के रूप में इन्हें जो है सम्मान मिल चुका है। भारत सरकार पद्म भूषण से भी कृष्ण रेड्डी को नवाज चुकी है। कृष्ण रेड्डी का जन्म याद रखना आंध्र प्रदेश में होता है, 1925 में होता है। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, जैसे कृष्ण रेड्डी के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो मस्खरा बेटा पूछा गया रचना है, मस्खरा है, लहर है और जर्मिनेशन है। तो जर्मिनेशन या जर्मिनेशन, मस्खरा और लहर किसकी रचनाएं हैं बेटा? तो ये सबसे अच्छी रचनाएं कृष्ण रेड्डी। एस्टैब्लिश होता है मुंबई में, आप जानते हैं पैग 47 में एस्टैब्लिश होता है और 1952 में अंतिम प्रदर्शनी होकर के काम खत्म हो जाता है। तो पैग ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता था, उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो क्लास है बहुत रोमांचक होने वाली है, तो इसलिए हल्के मत लीजिएगा बेटा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम आता है नीरज मजूमदार का। बेटा नीरद मजूमदार जो है इनका उपनाम क्या है ये पूछा जाता है। तो नीरद चौधरी या फिर निरोध चौधरी इनका उपनाम हो जाता है। निरोध चौधरी या फिर नीरज मजूमदार के कला गुरु कौन होते हैं बेटा? तो ये भी आमनी बाबू के चेले हैं, आमनी बाबू जिन्होंने बंगाल शैली को एस्टेब्लिश किया है, वही इनके गुरु हैं। नीरज मजूमदार बंगाल शैली के अच्छे चितहरे माने जाते हैं। आगे बात करते हैं क्या पूछा जा सकता है और प्रश्न इनके बारे में। तो कहा जाता है कि नीरज मजूमदार अपने चित्रों में किस लिपि का प्रयोग करते थे बेटा? तो आप जानते हैं लिपि है देवनागरी। देवनागरी का प्रयोग निरोध चौधरी ने खूब अच्छे से अपने प्रयोगों में किया है। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग अक्सर किया करते थे। नीरज मजूमदार किस पद्धति से चित्रण करते थे बेटा? तो आप जानते हैं ये बंगाल शैली से जुड़े हुए हैं, लेकिन तांत्रिक पद्धति में इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। वास चित्रण वहाँ से इन्होंने नहीं सीखा है। तो मूल रूप से तांत्रिक पद्धति में काम इन्होंने किया है। और नीरज मजूमदार के कलागुरु कौन है? अवनी बाबू हैं। इनका उपनाम क्या है? निरोध चौधरी है। इतना नाम नीरज से पर्याप्त है। तो नीरज चौधरी यानी नीरज मजूमदार। अगला नाम देखेंगे बेटा रथिन मित्रा का। रथिन मित्रा 1926 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है बेटा? कोलकाता में होता है। रथिन मित्रा क्या है? अच्छे लेवल की चित्रकार हैं, अच्छी लेवल की चित्रकार हैं, सशक्त रेखांकन के लिए जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया कि रथिन मित्रा अपनी चित्रकारी में किस रंग का प्रयोग किया करती थी? तो सशक्त रेखांकन के लिए रथिन मित्रा जी ज़्यादा फेमस रही हैं। अच्छा बेटा, वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी, लोग अक्सर कमेंट किए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या अब भी सुबह जो टेस्ट हुआ उसमें भी कुछ दिक्कत है, या इस टाइम जो चल रहा है ये क्लास में भी कुछ दिक्कत है? अगर कुछ भी दिक्कत है बताइएगा, ठीक है। फिलहाल वो टेक्निकल इशू के चलते ऐसा हो गया, 2 क्लासेज में थोड़ी सी बाधाएं आ गई हैं, उसके लिए हमें खेद है। बहुत जल्द हमने उसे सुधार करने की पूरी चेष्टा की है। रथिन मित्रा किस घटनाओं का चित्रण सर्वाधिक किया करती थी बेटा? तो दैनिक जीवन पे आधारित चित्रण सबसे ज़्यादा रथिन मित्रा ने बनाए हैं। रथिन मित्रा वही कोलकाता वाली, याद रखना है। इनके कुछ खास चित्र हैं, जैसे गुलदस्ता लिए लड़की, बेटा बहुत अच्छी रचना मानी जाती है इनकी। रथिन मित्रा की सबसे प्रमुख रचना में मानी जाती है गुलदस्ता लिए हुए लड़की, कश्मीर की मुसीबतें, पुनर्मिलान या फिर पुनर्मिलन और एंथाल नृत्य। तो एंथाल नृत्य, पुनर्मिलन, कश्मीर की मुसीबतें और गुलदस्ता हुआ लड़की किसकी रचना होती है? तो गुलदस्ता लिए हुए लड़की मूल रूप से अच्छी रचना मानी जाती है रथिन मित्रा की। रथिन मित्रा वही कोलकाता से संबंध है, बंगाल शैली के अंतर्गत आती है। अगला नाम होगा गोपाल घोष का। गोपाल घोष का भी संबंध बेटा पश्चिम बंगाल से ही है, और ये ज़्यादा जो है संबंध बंगाल शैली से रहा है इन लोगों का। गोपाल घोष का कार्यकाल क्या रहा है बेटा? तो 1913 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। गोपाल घोष के कलागुरु कौन है बेटा? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ही इनके कलागुरु माने जाते हैं। गोपाल घोष को किस प्रकार का कलाकार माना जाता है बेटा? तो गोपाल घोष को किस प्रकार का कलाकार माना जाता है? बोहीमियन कलाकार के रूप में फेमस हैं गोपाल
घोष जी। जबकि रथिन मित्रा कैसे, तो सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते थे, अच्छे चित्रकार होते हैं, दैनिक जीवन से संबंधित चित्रण किया करते थे। और तांत्रिक पद्धति में किसने चित्रण का कार्य किया है, तो नीरज मजूमदार ने किया है। गोपाल घोष जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कब तक शिक्षण का कार्य करते रहे बेटा, तो शिक्षण के रूप में इन्होंने 1948 से 1954 तक का कार्य देखा है। 1948 से 1954 तक गोपाल घोष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में एज अ टीचर काम किए हैं। आगे और क्या क्वेश्चंस बन सकता है, तो गोपाल घोष का एक डाटा पूछा जाता है कि प्रकृति चित्रण के लिए क्या माने जाते हैं। थोड़ा प्राकृतिक चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं कौन, गोपाल घोष जी। गोपाल घोष भारतीय प्राकृतिक चित्रण के क्या माने जाते हैं बेटा, जन्मदाता, फादर माने जाते हैं। तो गोपाल घोष भारतीय प्रकृति चित्रण के जन्मदाता के रूप में विश्वविख्यात हैं। याद रखना है, नाम इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में जन्म होता है, 1913 का सन होता है, बोहेमियन कलाकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त हैं। आगे बात करते हैं हेमंत मिश्रा की बेटा। हेमंत मिश्रा को भी पढ़ना आवश्यक है। हेमंत मिश्रा को हम लोग पढ़ते हैं। हेमंत मिश्र बेटा, हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ पे होता है, तो डिब्रूगढ़ एक जगह पड़ती है असम में, और असम में डिब्रूगढ़ में इनका जन्म होता है। 1917 का सन होता है। इससे पहले 1913 में गोपाल घोष साहब का जन्म पश्चिम बंगाल में आपने पढ़ रखा है, जिसे हम लोग बोहेमियन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बेटा असम की राजधानी बहुत बार पूछी गई है। असम की राजधानी दिसपुर होती है बेटा, ये याद रखना है, दिसपुर। असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर होती है। जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आप लोगों ने देख रखा था, कोलकाता हुआ करती थी। आगे बात करते हैं हेमंत मिश्रा के बारे में। हेमंत मिश्रा किस वाद से प्रभावित कलाकार रहे हैं बेटा, तो हेमंत मिश्रा का जो संबंध रहा है वो मूल रूप से अति यथार्थवाद के रूप में रहा है। ये अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं, फेमस कलाकार हैं, असम के रहने वाले हैं, असम में इनकी जो है परवरिश हुई है। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है हेमंत मिश्रा कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कब बनते हैं, या फिर कलकत्ता ग्रुप की सदस्यता कब ग्रहण करते हैं बेटा। तो हेमंत मिश्रा मूल रूप से जो कलकत्ता ग्रुप ज्वाइन करते हैं तब होता है सन 1950 का। 1950 में कलकत्ता ग्रुप जो है ये जुड़ते हैं, सदस्य बनते हैं इसके। आगे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन ये बहुत बार बना है बेटा कि हेमंत मिश्रा घनवादी चित्रण कब किए थे बेटा। तो घनवादी चित्रण करना स्टार्ट करते हैं सन 1952 में। 1952 में ये जो है घनवादी चित्रण करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे हेमंत मिश्रा के बारे में और क्या क्वेश्चंस बन सकता है, तो बनता है बेटा कि हेमंत मिश्रा की कला में कैसा भाव प्रतीत होता है। तो हेमंत मिश्रा की कला में मूल रूप से मंजर का भाव प्रभावित होता है, दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा कि रथिन मित्रा की घटनाओं में दैनिक जीवन से संबंधित चित्रण होते थे, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे चित्रित किए हों, चाहे वो एंथाल नृत्य बनाए हों, उसमें भी रथिन मित्रा के दैनिक जीवन दिखाई देते थे। ऐसे नीरज मजूमदार का तांत्रिक पद्धति है, ऐसे मूल रूप से किसका, तो आपने देखा है कि हेमंत मिश्रा में मंजर का भाव प्रतीत होता है। अब ये तो हो गया इनसे जुड़ा हुआ कुछ खास पॉइंट। उसके बाद इनकी अच्छी रचनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। अच्छी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बेटा सबसे अच्छी जो रचना मानी जाती है इनका प्रिमिटिव अयर किसकी रचना है, हेमंत मिश्रा की अच्छी रचना मानी जाती है। इको ऑफ अ सॉन्ग रचना किसकी है बेटा, ये भी हेमंत मिश्रा यानी डिब्रूगढ़ वाले हेमंत मिश्रा ने ही जो है चित्रित किया है, बनाया है। वर्ष ऑन फायर किसकी रचना मानी जाती है, तो वर्ष ऑन फायर भी हेमंत मिश्रा की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। और एक रचना और इनकी बहुत विख्यात है बेटा, वो है परस्यूडिंग द फ्रेंडिंग गॉड। बेटा ये किसकी रचना मानी जाती है, ये भी मूल रूप से हेमंत मिश्रा की रचना मानी जाती है। हालांकि अगर इनसे क्वेश्चंस बनेगा तो एक क्वेश्चंस बनेगा किस वाद से प्रभावित रहे हैं, तो अति यथार्थवाद से ये प्रभावित रहे हैं। अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार रहे हैं हेमंत मिश्रा जी। और हेमंत मिश्रा जी डिब्रूगढ़ असम में इनका संबंध होता है, कलकत्ता ग्रुप से 1950 में जुड़ते हैं, यानी इनका काम धाम थोड़ा सा आज़ादी के आसपास चलता है।
थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पैग के बारे में। हालांकि हमने पढ़ रखा है लेकिन पैग के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है बेटा। पैग का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है 1947 में, मुंबई में बनता है बेटा, 1947 में बनता है। के.एच. आरा के द्वारा इसकी प्रदर्शनी आती है। आइए आगे से देख लेते हैं। जैसे पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई, तो सन होता है 1947 का। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। के.एच. आरा द्वारा सर्वाधिक एक प्रदर्शनी कहाँ की गई, तो बेटा के.एच. आरा जिन्हें हम लोग कृष्ण हौलाजी आरा के नाम से जानते हैं, 1914 में जन्म होता है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये पहली प्रदर्शनी मुंबई में करवा पाते हैं, 1947 में है। पैग ग्रुप को मुंबई की कौन सी कंपनी संरक्षण देती है बेटा, तो पैग को मूल रूप से औषधि निर्माता कंपनी जो आती है वो इसे संरक्षण देती है, इसे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन बहुत अच्छे से कर नहीं पाती है। आगे बात होती है पैग ग्रुप की स्थापना किसने किया था बेटा, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसे एस्टेब्लिश करने में अग्रणी भूमिका में आते हैं। हालांकि के.एच. आरा भी इसमें खास सदस्य के रूप में रहे हैं। के.एच. आरा भी खास सदस्य के रूप में पैग में बने रहे हैं। पैग की तीसरी प्रदर्शनी कृष्ण खन्ना जी करवाते हैं, वो सब अभी आगे हम लोग देख लेंगे बेटा। लेकिन इसकी संस्थापना यानी स्थापना किसने की है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, F.N. सूजा इनका शॉर्ट नाम होता है, बहुत फेमस है, याद रखना है। आगे पैग ग्रुप का महासचिव किसे बनाया जाता है, तो वो भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ही बनते हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, वही इसके महासचिव भी बनाए जाते हैं। आगे बात होती है, पूछा जाता है पैग ग्रुप का पहली प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने बनाया था बेटा, तो पहली प्रदर्शनी का जो कैटलॉग बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने ही पैग का पहला कैटलॉग भी बनाया था। जो पहली प्रदर्शनी होती है उसका कैटलॉग भी इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। अगर बात करते हैं पैग की, तो पैग ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप की संयुक्त प्रदर्शनी कब होती है, तो बेटा पैग ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप का जो संयुक्त प्रदर्शनी है दोनों एक साथ होता है 1950 में। कहाँ पे होता है, मुंबई में लगाया जाता है। एक साथ दोनों प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। और पैग ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी, बेटा टोटल 3 प्रदर्शनी हो पाई थी इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसे एस्टेब्लिश कर देते हैं। तीसरी प्रदर्शनी मूल रूप से कृष्ण खन्ना करवा देते हैं। तीसरी प्रदर्शनी 1952 में हो जाती है, वही इसकी अंतिम प्रदर्शनी मानी जाती है। कब होती है, 1952 सन में हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है कि पैग ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने बनाया था बेटा, कृष्ण खन्ना ने बनाया था। और सदानंद बाकरे ने पैग ग्रुप में क्या थे बेटा, तो सदानंद बाकरे का संबंध एज सदस्य के रूप में रहा और एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में भी सदानंद बाकरे का नाम फेमस है। तो सदानंद बाकरे पैग ग्रुप यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एज सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, तो कृष्ण हौलाजी आरा को थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इन्हें हम पढ़ रखे हैं बेटा, फिर भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव है। रिवीजन जितना अच्छा करेंगे आप, उतने बढ़िया सिलेक्शन के लिए आप पास होते जाएंगे। कृष्ण हौलाजी आरा इनका पूरा नाम होता है। 1914 में जन्म होता है, 1985 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बोलाराम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है 1914 में। याद रखना है के.एच. आरा इनका शॉर्ट नाम है, कृष्ण हौलाजी आरा इनका फुल नेम पड़ता है। आगे बात करते हैं, इनका उपनाम भी एक है बेटा। के.एच. आरा का उपनाम क्या है बेटा, तो किशन के नाम से भी ये फेमस रहे हैं, किशन के नाम से। पैग ग्रुप का कलाकार विवाहित नहीं रहा है बेटा, तो पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना विवाह नहीं किया है। कृष्ण हौलाजी आरा ही ऐसे शख्सियत रहे हैं। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है के.एच. आरा का चित्रण माध्यम क्या था, तो बेटा ये जल रंग में और तेल रंग में दोनों में चित्रण का कार्य किए हैं। अविवाहित कलाकार हैं, यानी कुल मिला के इन्होंने विवाह ही नहीं किया है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। किशन इनका उपनाम भी रहा है। पैग के सदस्य रहे हैं। पैग ग्रुप के किस कलाकार को स्टिल लाइफ विशेषज्ञ माना जाता है बेटा, स्टिल लाइफ विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो वो के.एच. आरा साहब को ही माना जाता है। याद रखना होगा, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पे सिस्टर लाइफ के जन्मदाता कौन है, तो सिस्टर लाइफ के जन्मदाता विश्व लेवल पे पाल सेजान है, जबकि भारत लेवल पे अगर माना जाए तो के.एच. आरा इसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सिस्टर लाइफ को। ठीक है, तो सिस्टर लाइफ के विशेषज्ञ माने जाते हैं के.एच. आरा भारत लेवल पे, जबकि पाल सेजान माने जाते हैं विश्व लेवल पे। नेक्स्ट,
के.एच. आरा गांधी जी के साथ कितने महीने जेल में थे बेटा? तो के.एच. आरा मूल रूप से 5 माह गांधी जी के साथ जेल में भी व्यतीत किए हैं। वही के.एच. आरा जो कृष्ण हवला जी आरा नाम होता है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले होते हैं। अगला नाम आता है आरा का चित्र। राधा कृष्ण कब अस्तित्व में आता है बेटा? तो राधा कृष्ण जो है 1947 में अस्तित्व में आ जाता है और थोड़ा सा खास होता है। राधा कृष्ण है, चीनी बर्तन है, बाजार है, पनघट है, कोना है, हरा सेब है, नर्तक है, राधा के लिए नारी है। ये सारी रचनाएं मूल रूप से के.एच. आरा की ही हैं। आगे बात करते हैं। आरा अपने 61वें जन्मदिन पर चित्रकार रेट कितना देते हैं बेटा? तो 61वें जन्मदिन पे चित्रों का रेट घटा देते हैं, 90 रुपये हो जाता है बेटा। चित्र का रेट 90 रुपये कौन करता है? के.एच. आरा अपने 61वें जन्मदिन पे करते हैं। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस 14 फुट ऊंचा किसका चित्रण है बेटा? तो ये इंडिपेंडेंस डे प्रोसेस 14 फुट ऊंचा मूल रूप से के.एच. आरा ने ही बनाया था। आगे बात करते हैं तो के.एच. आरा की कुछ अच्छी रचनाएं हैं। जैसे पहले एक डाटा देख लेते हैं कि जिया सरहदी की फिल्म हम लोग में किसने निर्देशन का कार्य किया? तो बेटा हम लोग फिल्म किसने बनाया है? जिया सरहदी ने बनाया है। एज अ निर्देशन के रूप में कौन काम किया? के.एच. आरा ने किया। के.एच. आरा का पूरा नाम क्या है? कृष्ण हवला जी आरा है। कहाँ जन्म होता है? आंध्र प्रदेश में होता है 1914 सन में। तो ये थे के.एच. आरा। बेटा के.एच. आरा के बाद इनकी अच्छी रचनाएं कौन सी हैं, अच्छे चित्र कौन से हैं, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे देखिए आता है राधा कृष्ण, चीनी बर्तन, बाजार, पनघट पर, गांव के छोर पर, राधा के लिए नारी, नर्तक, हरा सेब, कोना, घोड़े की सरपट दौड़। क्वेश्चन छप चुका है, घोड़े की सरपट दौड़ बेटा। चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, ये सब डाटा आ सकते हैं। मेले से लौटते हुए किसकी रचना है? के.एच. आरा की रचना है। राधा कृष्ण किसकी रचना है? के.एच. आरा की रचना है। हरा सेब किसकी रचना है? के.एच. आरा की रचना है। तो ये सब डाटा आपको देखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। हर जगह से बेटा नंबर बटोरना है, तब जाके आप फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे। आप जानते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन की सीटें बहुत